अस्सलाम वालेकुम नाज़रीन, प्रोग्राम लॉ एंड ऑर्डर में आप सुन रहे हैं हमाद सरवर को। नाज़रीन, पाकिस्तान में कोई भी ऐसा हफ़्ता नहीं गुज़रता कि जिसमें हमें कोई ऐसी न्यूज़ या ऐसी ख़बर ना मिले जिससे पूरी कौम सकते में या एक शौक के आलम में ना चली जाए। इस हफ़्ते जो हमें एक न्यूज़ मिली वो मिली हमें डकी भाई की वीडियो की सूरत में कि जब डकी भाई तकरीबन 3 माह जेल में गुज़ारने के बाद जब बाहर निकले, तो डकी भाई ने बताया कि किस तरीके से उनके साथ जेल में बदसलूकी की गई, उनको टॉर्चर किया गया और किस तरीके से एनसीसीआईए के एहलकार ने उनसे पैसे लिए, उनसे रिश्वत तलब की। तो मैं ये वीडियो देख रहा था और उसके इस वीडियो को देखने के बाद जब मैंने अवाम का रद्द-ए-अमल देखा इसके ऊपर, तो इस पे लोगों के 2 पर्सपेक्टिव्स आ रहे थे। कुछ लोग जो थे वो ये बात कर रहे थे कि जनाब एक इतना मशहूर आदमी, एक इतना मशहूर व्लॉगर, एक यूट्यूबर जिसको शायद पूरा पाकिस्तान जानता है, नौजवान नस्ल उसको सुनती है, उसको देखती है, उसके साथ इतनी बड़ी ज़्यादती हो गई है। और अगर ऐसे बंदे के साथ इतनी ज़्यादती हो रही है, तो फिर जो छोटे लोग हैं, वो लोग जिनको कोई जानता भी नहीं है, उन लोगों के साथ क्या कुछ हो सकता है और या क्या कुछ होता होगा। और दूसरी तरफ बहुत सारे लोग ऐसे भी थे जो ये कह रहे थे कि जनाब अगर आप इतने पैसे पाकिस्तान में कमाते हैं, तो थोड़े बहुत पैसे आपको साइड पे रखने चाहिए ताकि आप अगर रिश्वत भी देनी पड़े, तो रिश्वत दे के आप अपने मामलात को सेटल करा लें और आपकी जान खलासी हो जाए। मगर इस सारी सूरत हाल के अंदर कोई भी बंदा कानून की या कोई भी बंदा लीगल रेमेडीज़ की बात नहीं कर रहा था। कोई भी बंदा आपको ये नहीं बता रहा था कि अगर इस तरह की किसी सिचुएशन के अंदर आप फँस जाते हैं, अगर पुलिस आपके साथ इस तरीके से बदसलूकी करती है, अगर कोई और लॉ एनफोर्समेंट एजेंसी एफआईए या जिस तरह इस केस के अंदर एनसीसीआईए थी, अगर वो आपके साथ बदसलूकी करती है, तो उसमें आपने किस तरीके से बचना है? आपके पास क्या कानून में आपके पास क्या रेमेडीज़ हैं? आप कैसे बच सकते हैं? और दूसरी चीज़ ये कि लोगों को ये लग रहा था कि शायद ये पहला केस है जिसमें पुलिस की इस तरीके से इनजस्टिस, पुलिस का टॉर्चर जो है वो हमारे सामने आया है। जबकि हकीकत ये है कि पाकिस्तान के अंदर और बिलख़ुसूस पंजाब पुलिस जो है वो इस हवाले से मशहूर है कि वो इस तरह के मामलात के अंदर लोगों के साथ जिन लोगों को वो ज़ेर हिरासत रखते हैं, जिनको पुलिस रिमांड के ऊपर रखती है या जो लोग जेल के अंदर होते हैं उनके साथ किस तरीके की बदसलूकी की जाती है। तो आज इस प्रोग्राम के अंदर हम एक तो इसको कानूनी नज़र से भी देखेंगे और उसके अलावा हम ये भी देखेंगे कि ये जो कस्टोडियल टॉर्चर का जो इशू है पाकिस्तान के अंदर, ये किस हद तक बढ़ चुका है और अगर वो लोग जो कि वाकिफ़ हैं, जो कि थानों के अंदर जिनके चक्कर लगते हैं, उनको पता होगा कि पुलिस की जो इन्वेस्टिगेशन की टैक्टिक्स हैं पाकिस्तान के अंदर, वो कितने खौफ़नाक हैं और कितने ज़ालिमाना भी होते हैं कि कई केसेस के अंदर। तो सबसे पहले बात कर लेते हैं डकी भाई की। डकी भाई को इस साल गिरफ़्तार किया गया अगस्त के महीने में जब वो पाकिस्तान से बाहर जा रहे थे। तो गिरफ़्तारी के टाइम पे उस बंदे के ऊपर कोई एफ़आईआर नहीं थी। कोई एफ़आईआर नहीं थी, सिर्फ़ एक कंप्लेंट थी और एक इन्वेस्टिगेशन जो थी वो एनसीसीआईए वो कर रही थी, जिसके बारे में मुल्ज़िम को खुद नहीं पता था कि उसके खिलाफ़ कोई इन्वेस्टिगेशन हो रही है। और बाहर जाते हुए एयरपोर्ट के ऊपर एफ़आईए के एहलकारान ने उनको रोक लिया और कहा कि जी आपके खिलाफ़ इन्वेस्टिगेशन चल रही है इसलिए आप मुल्क से बाहर नहीं जा सकते। वहाँ से हथकड़ियाँ लगा के उस बंदे को एनसीसीआईए के ऑफ़िस ले जाया जाता है लाहौर के अंदर और उसके बाद फिर एफ़आईआर होती है और फिर उसको अरेस्ट करके जो है एनसीसीआईए वो अपनी हिरासत में ले लेती है। तकरीबन 3 माह का अरसा जो है ढकी भाई ने गुज़ारा जेल के अंदर पुलिस एनसीसीआईए की हिरासत में और 3 माह के बाद 3 माह के दौरान जो है हमें बहुत सारी हमें वीडियोस मिली जिन एनसीसीआई के एहलकारान ने ढकी भाई को जिसके अंदर जो सबसे प्रोमिनेंट जो नाम है वो सरफराज अहमद का है जो कि एडिशनल डायरेक्टर थे एनसीसीआईए के। सरफराज अहमद की बहुत सारी पॉडकास्ट आई जिसके अंदर वो लोगों को मोरालिटी का दर्स दे रहे थे, जिसके अंदर वो लोगों को ये बता रहे थे कि जनाब आप पैसा कमाने के लिए कोई भी बंदा इतना गिर सकता है कि वो इस हद तक जो है वो व्लॉगिंग करे और हम मेरे कौम के बच्चों को जो है वो गुमराह करता रहे और हमें तो ऐसा लग रहा था कि जैसे इनसे बड़ा नेक और पारसा शख्स जो है हमारे किसी भी इदारे के अंदर नहीं होगा। उसके अलावा फिर ये भी हो रहा था कि सरफराज अहमद साहब जो हैं ये इनकी ऐसी वीडियोस भी मौजूद हैं कि जो हमारा ब्लास्फेमी गैंग है जो कि एक पाया जाता है ब्लास्फेमी गैंग जो कि लोगों के ऊपर झूठे मुकदमात बनाता है, लोगों को फंसाता है ब्लास्फेमी के झूठे इल्ज़ामात में जिसको इस्लामाबाद हाई कोर्ट ने जिसको एक्सपोज़ किया है। तो ये वहाँ पे भी ये इन्होंने एक तकरीर के दौरान इस तरह की बातें भी की कि जनाब मैं जो जो लॉयर जो कि ब्लास्फेमी के जो मुल्ज़मान हैं
जिनको जो लॉयर्स डिफेंड कर रहे हैं, मैं उनको अपने दफ्तर में बुलाऊंगा और मैं उनको समझाऊंगा कि जनाब देखें ये आप लोग किन लोगों को डिफेंड कर रहे हैं। तो सरफराज अहमद की बहुत सारी चीज़ें हाईलाइट हुई जब डकी भाई 3 माह के बाद जब वो जेल से बाहर निकले और उन्होंने अपनी आप बीती बताई। उन्होंने बताया कि किस तरीके से 3 माह के अरसे के दौरान उसको टॉर्चर किया गया, किस तरीके से एनसीसीआई के एहलकारान ने उससे पैसे लिए, उससे रिश्वत ली, उसकी फैमिली को किस तरीके से हरास किया और उनसे भी बहुत सारे पैसे खाए। अब लोगों को ये लग रहा है कि शायद कस्टोडियल टॉर्चर जो है ये पाकिस्तान में पहली दफ़ा हुआ है। कई लोगों की आंखें शायद अब खुली हैं जाके कि हमारे इदारे, हमारी लॉ इन्फोर्समेंट एजेंसीज़ जो हैं वो क्या करती हैं, जबकि हकीकत इसके बिल्कुल बरअक्स है। सबसे पहली चीज़ तो ये है कि अगर हम एनसीसीआईए की बात करें, तो एनसीसीआईए जब से वजूद में आई है, क्योंकि ये साइबर क्राइम विंग है, साइबर क्राइम के ऊपर ये इन्वेस्टिगेशन करता है, लोगों के हरासमेंट के क्लेम्स होते हैं, किसी के साथ कोई फाइनेंशियल फ्रॉड हो गया, तो इसके ऊपर एनसीसीआईए ने काम करना है। मगर एनसीसीआईए जब से बनी है, तब से इसके ये स्कैंडल्स के दरमियान घिरी हुई है। अभी चंद माह पहले एनसीसीआईए के कुछ ऑफिसर्स जो थे, कुछ डायरेक्टर्स, एडिशनल डायरेक्टर्स जो थे, उनको गिरफ्तार किया गया, जिनके ऊपर ये इल्ज़ाम था कि ये जो कॉल सेंटर्स जो कि पूरी पाकिस्तान में बैठ के पूरी दुनिया के अंदर जो स्कैम चलाते हैं, किस तरीके से कॉल सेंटर्स से वो मंथली पैसे ले रहे थे। कॉल सेंटर्स जो है, आपको पता है कि कॉल सेंटर्स हमारे कई कई जगहों पे ऐसे कॉल सेंटर्स बने हुए कई शहरों में, जहाँ पे गैर मुल्की अफराद भी रहते हैं, वहाँ पे मुलाज़मत करते हैं, मुलाज़मत इख्तियार की हुई उन्होंने, और वो यहाँ बैठ के पूरी दुनिया में स्कैम चला रहे हैं, लोगों के साथ फ्रॉड कर रहे हैं, फाइनेंशियल फ्रॉड कर रहे हैं। तो एनसीसीआई के एहलकारान, जिनका काम था कि वो उन कॉल सेंटर्स के लोगों को पकड़ते, उनको बंद करते, उनको सज़ाएँ देते, वो खुद उसके अंदर मुलविस थे और उनसे मंथली एक पैसे ले रहे थे। इसके अलावा फिर इस तरह की हमारे सामने केसेस भी आए कि एनसीसीआई के एहलकारान ने एक चाइनीज़ नेशनल को पकड़ लिया और उसको पकड़ के उस पे इतना तशद्दुद किया, उसके बाद उसकी बीवी से उन्होंने करोड़ों रुपए रिश्वत के लिए भी लिए। सो ये कोई पहला केस नहीं है एनसीसीआई का, इससे पहले भी काफ़ी सारे केसेस आए हैं। इसके अलावा अगर हम बात करें कस्टोडियल टॉर्चर की, जो कि पाकिस्तान के अंदर होता है, एक रिसर्च के मुताबिक 2012 से लेकर 2014 तक फैसलाबाद के डिस्ट्रिक्ट में, फैसलाबाद के डिस्ट्रिक्ट 18,000 में से तकरीबन 14,000 जो अफराद थे, उनके ऊपर आइडेंटिफाई किया गया कि इनके ऊपर पुलिस ने टॉर्चर किया। ये हकीकत है हमारी पुलिस की ब्रूटैलिटी की, जिस तरीके से पुलिस जो है इन्वेस्टिगेशन करती है पाकिस्तान में। इसके अलावा और बहुत सारे केसेस जो हैं हमारे आते हैं, जब जिन लोगों को जेल के अंदर रखा जाता है, हमारी जो जेल्स हैं वो ऑलरेडी ओवर क्राउडेड हैं, इतनी कैपेसिटी नहीं है जेल्स के अंदर, उन सेल्स के अंदर, जिन सेल्स के अंदर उनको रखा जाता है। इस चीज़ का जिक्र डकी भाई ने अपनी वीडियो के अंदर भी किया, जो उन्होंने इंटरव्यूज़ दिए, कि मैं जिस सेल के अंदर था रिमांड के टाइम पे, उस एक सेल के अंदर तकरीबन 27 लोग थे। ये नॉर्मल रूटीन है हमारी पुलिस की, एक सेल के अंदर इतने सारे लोगों को डाल दो कि उसमें बीमारियां भी फैलती हैं, वहाँ पे किसी एक बंदे को बीमारी है तो वो और लोगों को लगती है। ये अगर आप इंटरनेशनल लॉज पढ़ें टॉर्चर के ऊपर, तो इस तरीके का जो रवैया है, ये भी टॉर्चर की डेफिनेशन के अंदर ही फॉल करता है, जहाँ पे आप लोगों को डिग्रेडिंग कंडीशंस के अंदर रखते हैं, जहाँ पे आप लोगों को मेंटल टॉर्चर देते हैं, अगर आप अज़ियतनाक तरीके से उनको रख रहे हैं, अगर आप एक अनकंफर्टेबल एनवायरनमेंट में रख रहे हैं, अगर इस हद तक अनकंफर्टेबल कि अगला बंदे का वहाँ पे ज़िंदा रहना भी मुश्किल हो जाए। हमारे कई केसेस इस तरह के सामने आए हैं कि जहाँ पे जेल्स के अंदर जो है लोगों को अंदर बीमारियाँ फैल गई हैं, क्योंकि वहाँ पे सफाई का और हाइजीन का निज़ाम सही नहीं था। हमारे पास कई केसेस ऐसे हैं कि जहाँ पे लोग उस बीमारियों की वजह से जेल के अंदर ही मर गए हैं, क्योंकि उनका सही तरीके से ख्याल नहीं रखा जा रहा था। तो ये सारे केसेस जो हैं ये पाकिस्तान के अंदर काफ़ी देर से चले आ रहे हैं। काफ़ी सारे केसेस ऐसे आते हैं जिसके अंदर अ, सिर्फ फिज़िकल टॉर्चर नहीं होता, बल्कि साइकोलॉजिकल टॉर्चर भी होता है। जो कैदी हैं उनको कन्फाइनमेंट में रखना, सॉलिटरी कन्फाइनमेंट के अंदर, एक जेल के अंदर एक सेल के अंदर उसको बंद कर देना और कई-कई दिन, कई-कई महीने जो है वो बेचारा अकेला उसके अंदर है, अंडरग्राउंड सेल्स के अंदर उसको रख देना, ये भी पाकिस्तान के कानून की और पाकिस्तान के आइन की खिलाफ वर्जी है। अच्छा, अब नाज़रीन बात कर लेते हैं कि जो पाकिस्तान के अंदर जो कानून एग्ज़िस्ट करता है, जो लॉ एग्ज़िस्ट करता है कस्टोडियल टॉर्चर के हवाले से, वो क्या हमें कहता है
उसके अंदर क्या डेवलपमेंट हुई है पाकिस्तान के अंदर लॉ के अंदर, और उसके बाद फिर हम रेमेडीज़ की बात भी करेंगे कि अगर आपके किसी जानने वाले के साथ या अगर आपके साथ इस तरीके से पुलिस बदसलूकी करती है, इस तरीके का रवैया आपके साथ इख्तियार करती है, तो फिर आप उसके अंदर क्या कर सकते हैं। हमारे पास जो इसके ऊपर लेटेस्ट लॉ है वो 2022 के अंदर आया था, कस्टोडियल टॉर्चर एक्ट आया था 2022 के अंदर। मगर इस कानून के हवाले से भी मैं आपको एक इंटरेस्टिंग और एक मज़ेदार सी चीज़ बताऊं कि ये जो लॉ है, ये भी कोई हमने, हमारे पॉलिसी मेकर्स ने, हमारे हुक्मरानों ने या पार्लियामेंट ने कोई अपनी रज़ामंदी से या अपने इनिशिएटिव के ऊपर ये कानून उन्होंने नहीं बनाया, बल्कि ये ईयू का जो जीएसपी प्लस स्टेटस है उसको मेंटेन करने के लिए और उस स्टेटस को आगे चलाने के लिए जो है इन्होंने ये लॉ पास किया था। क्योंकि आपको पता है कि यूरोपियन यूनियन का जो जीएसपी प्लस स्टेटस है, उसके अलावा जो अमेरिकन एड आती है या बाकी जो ममालिक हैं जिनकी तरफ से यूके जो एड डेवलपमेंट प्रोग्राम्स हैं, इनकी जब एड्स आती हैं तो उसके अंदर उनकी एक शर्त होती है कि आपके जो लोकल कवानीन है वो इंटरनेशनल कन्वेंशंस और इंटरनेशनल जो ह्यूमन राइट्स की ट्रीटीज़ हैं उसके मुताबिक होने चाहिए। सो जो इंटरनेशनल कवानीन थे इस हवाले से उनकी उनके मुताबिक करने के लिए अपने लॉज़ को ये लॉ पास किया गया था। ये सूरत हाल है हमारे मुल्क की, कि जिसके अंदर हमने कस्टोडियल टॉर्चर को और ज़ेर हिरासत जो तशद्दुद जो पुलिस करती है उसको हमने इतना ज़्यादा नॉर्मलाइज़ कर लिया है कि हम अपने इनिशिएटिव के ऊपर इसके ऊपर कोई कानून भी नहीं बना सकते। सो ये लॉ बनाया गया जी, फाइनली एक कानून बना। इस कानून के तहत जो है ये इस चीज़ को बिल्कुल गैर कानूनी करार दे दिया गया। उससे पहले भी गैर कानूनी था, मगर एक सेपरेट लॉ जो है वो 2022 के अंदर ही बना है। उसके अंदर एक आ गया कि जनाब अगर कोई बंदा है, उसके साथ अगर पुलिस इस तरीके से बदसलूकी करती है तो उस पुलिस ऑफिसर को भी सज़ा दी जाएगी, उसकी इन्वेस्टिगेशन होगी। एफआईए जो है वो उसकी प्रॉपर इन्वेस्टिगेशन एजेंसी है जिसके पास उसके इख्तियारात हैं कि वो इन केसेस की इन्वेस्टिगेशन कर सकती है, और उसकी इन्वेस्टिगेशन के बाद जो है फिर उन पुलिस एहलकारों को या और भी जो दीगर लॉ इन्फोर्समेंट एजेंसीज अगर उसके अंदर इन्वॉल्व हैं, जिस तरह एनसीसीआई है या फिर जिस तरह एफआईए है, उनके एहलकारों को सज़ा दी जाएगी। इसके अंदर एक बड़ी इंटरेस्टिंग चीज़ ये है कि कोई भी कन्फेशन स्टेटमेंट जो तशद्दुद के नतीजे में अख़ज़ की जाए किसी भी मुलज़िम से, वो अदालत के अंदर एडमिसिबल नहीं होती। ये हमें भी पता है और पूरे पाकिस्तान के अंदर उर्फ़ आम है ये चीज़ कि जब पुलिस किसी बंदे को हिरासत में रखती है तो उससे मनवाती किस तरीके से है बात। सारी दुनिया के अंदर जो इंटरनेशनल जो बेस्ट प्रैक्टिसेस जो इस्तेमाल की जाती हैं, हमें पता है कि जो मुलज़िम है जब उसकी इन्वेस्टिगेशन हो रही है तो उसके पास ये राइट है, उसके पास राइट टू साइलेंस भी होता है कि अगर वो खामोश रहना चाहता है किसी बात के ऊपर, और वो पुलिस ऑफिसर की या जो इन्वेस्टिगेशन ऑफिसर होता है, अगर वो उसकी किसी बात का जवाब नहीं देना चाहता, तो कानून के अंदर, आइन के अंदर उसको ये हक हासिल है कि वो ये कर सकता है। इसके अलावा जो पाकिस्तान का आइन है वो इस चीज़ को गारंटी करता है कि हर शख्स को डिग्निटी के साथ ट्रीट किया जाएगा, हर शख्स को एक इज़्ज़त की नज़र से देखा जाएगा। अगर कोई बंदा मुजरिम है, अगर किसी बंदे ने जुर्म किया है, तो इस चीज़ का फ़ैसला अदालतों ने करना है, इस चीज़ का फ़ैसला पुलिस ने नहीं करना। मगर हमारी पुलिस जो है वो इस तरीके से ऑब्वियसली एक्ट नहीं करती। सो ये लॉ पास किया गया जी। इसके अंदर जो कन्फेशन स्टेटमेंट्स जो आप एज़ अ रिज़ल्ट ऑफ टॉर्चर जो पुलिस निकालती है लोगों से, वो भी अनलॉफुल है, वो कोर्ट के अंदर एडमिसिबल नहीं है। और अगर इस तरह की कन्फेशन स्टेटमेंट्स अदालत के अंदर आपने बाय वे ऑफ एविडेंस एडमिट करनी भी हैं, तो उसका तरीक़ाकार ये है कि वो कन्फेशन स्टेटमेंट जो है वो फिर मैजिस्ट्रेट के सामने जाके वो बंदा वो कन्फेशन स्टेटमेंट देगा, और ये मैजिस्ट्रेट के ऊपर ये लाज़िम है कि मैजिस्ट्रेट इस चीज़ को मेक श्योर करे कि ये जो बंदे की कन्फेशन स्टेटमेंट है इस मुलज़िम की, ये किसी जबर में या किसी प्रेशर के तहत तो नहीं है दे रहा। और अगर उसको ये लगे कि ये किसी जबर में, किसी प्रेशर में या इसको मारा गया है पुलिस की हिरासत के अंदर, तो फिर वो कन्फेशन स्टेटमेंट जो होती है वो एडमिसिबल नहीं होती और वो अनलॉफुल होती है। सो ये लॉ तो एग्जिस्ट करता है, और इस तरह के पाकिस्तान में और भी बहुत सारे कानून एग्जिस्ट करते हैं जिसको देख के शायद आप भी हैरान रह जाएंगे कि पाकिस्तान में कितने कितने कानून हैं। हम अक्सर बात करते हैं कि जी पाकिस्तान में ह्यूमन राइट्स नहीं है, लोगों के हकूक़ नहीं है, मगर जब आप पाकिस्तान के अंदर कानून देखेंगे तो आपको अंदाज़ा होगा कि पाकिस्तान के अंदर बहुत सारे कानून हैं जो कि एग्जिस्ट करते हैं, मगर मसला
इन कावानीन की इम्प्लीमेंटेशन का है। ऑन पेपर एक चीज़ लिख देने से वो कानून जो है वो ऑटोमेटिकली इम्प्लीमेंट होना नहीं शुरू हो जाता। उसकी इम्प्लीमेंटेशन के भी कोई ना कोई रूल्स एंड प्रोसीजर्स बनाने होते हैं और हुकूमत वक्त की ज़िम्मेदारी होती है कि वो अपने जो इदारे के लोग हैं, जो पुलिस ऑफिसर्स हैं, जो एफआईए के जो लोग हैं, उनको इस तरीके से ट्रेन करें कि उन्होंने इन कावानीन को किस तरीके से इम्प्लीमेंट करना है और लोगों को, आम लोगों को उसका फ़ायदा किस तरीके से पहुँचाना है। इसके ऊपर भी डिस्कशन करेंगे। एक ब्रेक लेते हैं और ब्रेक के बाद मिलते हैं। वेलकम बैक टू द शो। नाज़रीन, हम बात कर रहे थे कस्टोडियल टॉर्चर एक्ट की 2022 और उससे पहले हम बात कर रहे थे डकी भाई के केस की। ये कानून तो हमने पास कर दिया पार्लियामेंट से, बेशक प्रेशर, किसी के प्रेशर के अंदर आके किया या इंटरनेशनल बॉडीज़ के साथ अपने तल्लुकात बेहतर रखने के लिए किया, यूरोपियन यूनियन के प्रेशर के अंदर आके किया, जिस वजह से भी किया, मगर ये कानून तो पास हो गया। बट इस कानून की इम्प्लीमेंटेशन जो है वो किस हद तक हो रही है, किस हद तक नहीं हो रही, ये डिस्कस करना बहुत ज़रूरी है। क्योंकि कानून तो पाकिस्तान में बहुत सारे एग्जिस्ट करते हैं, मगर लोगों को हर कानून का फ़ायदा नहीं पहुंच पाता। इसके ऊपर जो है लाहौर हाई कोर्ट के एक जज हैं अली ज़ैब बाजवा साहब, 2024 के अंदर जजमेंट आई थी जिसमें उन्होंने ये कहा कि ये जो लॉ है कस्टोडियल टॉर्चर से रिलेटेड, ये ऑन पेपर तो एग्जिस्ट करता है, कागज़ के ऊपर तो ये बड़ा अच्छा लगता है, मगर जो हमें रिपोर्ट्स मिलती हैं एफआईए की तरफ से, उसके अंदर हमें सीरियस डेफिशिएंसी नज़र आती है कि जो लॉ इन्फोर्समेंट एजेंसीज़ हैं वो इस लॉ को सही तरीके से इन्फोर्स नहीं कर पा रहे। या तो वो ख़ुद रज़ामंद नहीं है कि वो इस चीज़ को इन्फोर्स करें, या फिर उनकी इतनी ट्रेनिंग नहीं हुई। बहरहाल जो भी वजह है, मगर उसकी सही तरीके से इन्फोर्समेंट नहीं हो रही। और आप ये सुन के हैरान होंगे कि अभी तक हमारे पास कोई ऑफिशियल डेटा नहीं है एफआईए की तरफ से, गवर्नमेंट की तरफ से, जिसके अंदर हमें ये बताया गया हो कि जनाब इस कानून के तहत कितने लोग हैं जिनको अभी तक सज़ाएँ दी जा चुकी हैं। इस कानून के बाद कौन से प्रोटोकॉल्स थे जो कि बनाए गए एफआईए की इन्वेस्टिगेशन के लिए या बाकी पुलिस और एनसीसीआईए के लिए, कि उन्होंने किस तरीके से जब किसी बंदे को ज़ेरे हिरासत रखना है उसको किस तरीके से ट्रीट करना है। फिर इसके अंदर एक बहुत बड़ी चीज़ ये आ जाती है कि टॉर्चर को डिफ़ाइन किस तरीके से किया जाता है। क्या टॉर्चर जो है वो सिर्फ फिज़िकली होता है? क्या ये मेंटल टॉर्चर को एज़ अ टॉर्चर एक्सेप्ट करते हैं या नहीं करते? इसके ऊपर भी जो है पुलिस ऑफिसर्स की और बाकी लॉ एनफोर्समेंट एजेंसीज़ के एहलकारों की ट्रेनिंग होना, उनकी तरबियत होना बहुत ज़रूरी है। तो हमारे पास अभी तक कोई ऐसा डेटा नहीं ऑफिशियल जिसके अंदर ये बताया गया हो। हाँ, अलबत्ता यूएन ह्यूमन राइट्स कमेटी के मुताबिक तकरीबन 28 के करीब जो हैं, 2024 तक 28 के करीब जो हैं एफआईए ने एहलकारों को सज़ा दी है इस कानून के तहत, क्योंकि वो अपनी अथॉरिटी को, अपने पावर इख्तियारात का गलत इस्तेमाल कर रहे थे और मुल्ज़िमान के साथ बदसलूकी कर रहे थे। इस हवाले से ये बहुत ज़रूरी है कि एक इंडिपेंडेंट इन्वेस्टिगेशन बॉडी बनाई जाए जो कि इस तरह के जितने केसेस हैं उनको इन्वेस्टिगेट करे, क्योंकि एफआईए जो है वो पुलिस की इन्वेस्टिगेशन भी एफआईए ने करनी है, एनसीसीआई की इन्वेस्टिगेशन भी एफआईए ने करनी है। मगर अगर कोई बंदा इस तरह के इल्ज़ामात एफआईए के ऊपर लगा देता है कि एफआईए ने मेरे साथ बदसलूकी की है और ज़ेरे हिरासत मेरे साथ उन्होंने मेरे पर टॉर्चर किया है, तो फिर उसकी इन्वेस्टिगेशन कौन करेगा? क्या एफआईए जो है वो अपने अगेंस्ट अनबायस्ड होकर इन्वेस्टिगेशन कर लेगी? क्या एफआईए के एहलकार जो हैं वो अपने ही साथियों को जेल में डाल देंगे? क्या उसके ख़िलाफ़ वो सही प्रोसिक्यूशन करेंगे? ये वो सवाल हैं जिनका हमारे पास भी जवाब नहीं है, मगर बहुत ज़रूरी है कि बजाय इसके कि इदारों के ऊपर उँगलियां उठाई जाएं, कि एक इंडिपेंडेंट बॉडी बनाई जाए जो कि इस तरह के सारे मैटर्स के साथ डील करे, इस तरह के सारे इश्यूज़ के साथ डील करे। उसके अलावा जो विक्टिम्स होते हैं इसके, जो पुलिस की बदसलूकी के जो विक्टिम्स हैं जो लोग, उन लोगों के लिए एक स्पेशल बोर्ड होना चाहिए जो कि उनकी मेडिकल एग्जामिनेशन करे, क्योंकि अब बहुत सारे तरीके आ गए हैं लोगों के साथ, लोगों को ट्रीट करने के। और कई दफ़ा जब लोग इस चीज़ से गुज़रते हैं जेल के अंदर या पुलिस की हिरासत में, तो उस चीज़ को अदालत के अंदर साबित करना बड़ा मुश्किल हो जाता है, क्योंकि आपके पास कोई मेडिकल एविडेंस नहीं है। और जब तक आपने जाना है अपनी कंप्लेन लेके भी अगर आप जाएँगे तो उस वक़्त तक मेडिकल एविडेंस ख़त्म हो चुका होगा, क्योंकि उस बंदे के जिस्म पे शायद हो सकता है कोई निशान ही ना हो उस वक़्त। तो हमें बहुत एडवांस किस्म की इसकी एग्ज़ामिनेशन, मेडिकल एग्ज़ामिनेशन करने की ज़रूरत है, जिसमें हम एडवांस चीज़ों को
एडवांस टूल्स को हम इस्तेमाल करें जहाँ से हमें ये पता लग सके कि इस बंदे को जब पुलिस की हिरासत में रखा गया था तो क्या ये ज़ेर हिरासत इसको ठीक रखा गया था या गलत रखा गया था, क्योंकि ये चीज़ बहुत ज़रूरी है। पाकिस्तान के अंदर नाजरीन अब्यूज़ ऑफ पावर जो है वो नॉर्म बन चुकी है। कहते हैं कि पावर करप्ट्स बट एब्सोल्यूट पावर करप्ट्स एब्सोल्यूटली। जिन इदारों के पास, जिन इंस्टीट्यूशंस के पास ताकत है हमारे मुल्क के अंदर, वो इदारे और वो इंस्टीट्यूशंस जो हैं पुलिस वगैरह और बाकी इंस्टीट्यूशंस, वो उस चीज़ का गलत इस्तेमाल करते हैं, वो उस चीज़ को अब्यूज़ करते हैं। अगर कोई शख्स हेलमेट के बगैर बाइक चला रहा है, अगर कोई शख्स जो है वो बाइक चला रहा है और उसकी बाइक के ऊपर नंबर प्लेट नहीं लगी हुई, उसको तो पुलिस वाले बहुत जल्दी रोक लेंगे, उसके ऊपर शायद उस बच्चे के ऊपर एफआईआर भी दे दें। मगर अगर कोई पुलिस ऑफिसर हेलमेट के बगैर बाइक चला रहा है, उसको कोई नहीं रोकेगा। अगर कोई पुलिस ऑफिसर जो है वो अपनी बाइक चला रहा है और उसकी बाइक के ऊपर नंबर प्लेट नहीं लगी हुई, उसको तो कोई नहीं रोकेगा। डकी भाई ने जो सवालात उठाए हैं या जिन इश्यूज़ को जन्म दिया है इस सारी डिबेट के बाद, ये मसले हमारे मुल्क के अंदर काफ़ी देर से चले आ रहे हैं। और सिर्फ ये नहीं है कि पुलिस जो है वो लोगों को ज़ेर हिरासत रख के टॉर्चर करती है या उनके साथ बदसलूकी करती है। हमारी जो स्टेट है वो रिप्रेशन के ऊपर चलती है, खौफ की फ़िज़ा फैलाई हुई है। वो स्टूडेंट्स जो कि घर से निकले थे स्कूल जाने के लिए, जिनके पास अगर लाइसेंस नहीं था या जिन्होंने हेलमेट नहीं पहनी हुई थी, उनको पुलिस ने एक दिन के अंदर ही उठा के उन सबको जेल में डाल दिया। उनके वालिदैन, उनके पेरेंट्स, उनके बहन भाई जिनका शायद ज़िंदगी भर पुलिस ऑफिसर्स के साथ या इदारों के साथ कभी उनका कोई वास्ता ही नहीं पड़ा होगा, वो बेचारे रात 12-12, 2-2 बजे तक थानों के चक्कर लगा रहे थे कि किसी तरीके से अपने बच्चे को जेल से बाहर निकाल लें। बेशक उनके ऊपर इल्ज़ाम सही हो या गलत हो, इस चीज़ का फ़ैसला पुलिस ने नहीं करना। इस चीज़ का फ़ैसला अदालत करती है। अदालत ही फ़ैसला करेगी कि कोई बंदा जो है वो मुल्ज़िम है या कोई बंदा मुजरिम है। अंग्रेज़ी के अंदर कहते हैं यू आर इनोसेंट अंटिल प्रूवन गिल्टी, और वो प्रूवन गिल्टी तब होता है जब कोई भी बंदा, जब अदालत से फ़ैसला आ जाता है कि इस बंदे ने वाक़ई ये जुर्म किया है। उससे पहले तो वो बेगुनाह है। मगर हमारी पुलिस क्या करती है कि उस बंदे को घसीट के लेके जाती है अदालतों के अंदर, उस बंदे को हथकड़ियाँ लगाई हुई हैं, उसके घर वाले रो रहे हैं। आप कचहरी के अंदर जाके कभी देखें कि उसकी फैमिली वाले रो रहे होते हैं, उसकी फैमिली वाले परेशान हो रहे होते हैं और उस बंदे को भी लग रहा होता है कि शायद उसकी ज़िंदगी जो है ख़त्म हो चुकी है। उसको घसीट रहे होते हैं, उसके सर के ऊपर कपड़ा डाला हुआ है। ये छोटे-छोटे जराइम के अंदर जिन लोगों को पकड़ा होता है, उसके सर के ऊपर कपड़ा डाला होता है। हमने डकी भाई की वीडियोज़ भी देखी कि जब उसको अ, अदालत में पेश किया जाता था तो उसको घसीट रहे होते थे पुलिस ऑफिसर, उसके हाथों में हथकड़ियाँ लगाई हुई हैं, वो हलकान होके चल रहा है वहाँ पे, उसका साँस फूला हुआ है। जब पुलिस अ, कोर्ट के अंदर लोगों को प्रेज़ेंट करती है, उनके सरों पे कपड़े पहने होते हैं, ये हमने क्या अजीब-ओ-गरीब सा एक माहौल पैदा किया हुआ है, खौफ की फ़िज़ा फिर बनाई हुई है कि जिसके तहत लोगों को ऑप्रेस करके चलाया जाता है। ये बच्चे जिनको पुलिस ने जायज़ या नाजायज़ तरीके से गिरफ़्तार किया, जिनके साथ बदसलूकी की और उनको जेल में डाल दिया, इन बच्चों के ज़हन में क्या इंप्रेशन बनेगा पुलिस का? जब ये बड़े होंगे, इनकी इनकी पर्सनैलिटी के अंदर जो एक साइकोलॉजिकल टॉर्चर इन बच्चों को बचपन में मिल गया, वो क्या इंप्रेशन बनेगा? ये वो सवाल हैं जिनके हमें जवाब चाहिए, जिनके बारे में लोग सोचते हैं कि हमारी सोसाइटी अगर इतने ऑप्रेसिव तरीके से चलती रहेगी, तो फिर हमारा मुस्तकबिल क्या है? एक और चीज़ जो कि इस सारे सिनेरियो से हमें पता लगती है, एक लोगों ने एक बहुत ज़्यादा सवाल उठाया कि इतना मशहूर आदमी है जी डकी भाई, इतना मशहूर बंदा है, इतना अमीर आदमी है, देखो उसके साथ क्या हो रहा है, देखो उसके साथ कितनी नाइंसाफ़ी हो रही है। नाइंसाफ़ी नाइंसाफ़ी होती है। नाइंसाफ़ी अगर अमीर के साथ हो तो वो भी नाइंसाफ़ी है, नाइंसाफ़ी अगर गरीब आदमी के साथ हो तो वो भी नाइंसाफ़ी है। इस केस से पहले भी काफ़ी सारे केसेस आए हैं जिसके अंदर पुलिस ने तशद्दुद किया ज़ेर हिरासत लोगों के ऊपर। अगर कोई बंदा कोई बिज़नेसमैन है, किसी बंदे का कोई कारोबार है, किसी की कोई फैक्ट्री है, आप कभी किसी किसी बिज़नेसमैन से पूछ के देखें कि कारोबार करना कितना आसान है पाकिस्तान में। ईज़ ऑफ डूइंग बिज़नेस जो कि एक इंटरनेशनल एक काउंटिंग आती है उसके अंदर ईज़ ऑफ डूइंग बिज़नेस का एक इंडेक्स छपता है,
उसमें पाकिस्तान बहुत निचले नंबर पे है। और उसकी एक वजह ये है कि जब आप पाकिस्तान के अंदर कोई बिज़नेस कर रहे होते हैं, जब भी आपकी कोई फैक्ट्री लगी हुई है, तो आपको बहुत सारे इंस्टीट्यूशंस आपको आके तंग करते हैं। कभी कोई इदारा आपको आके तंग करेगा, कभी किसी लाइसेंस के ऊपर आपको तंग किया जाएगा, कभी किसी लाइसेंस पे तंग किया जाएगा। इसके अलावा अगर आप अमीर हैं पाकिस्तान में, अगर आप पैसे ज़्यादा कमाते हैं और आप मशहूर हो जाएँ, लोगों को पता लग जाए कि आपके पास पैसे ज़्यादा हैं, तो फिर आपके लिए मज़ीद मसाइल का सामना आपको करना पड़ेगा, जो कि डकी भाई को करना पड़ा। और यहाँ से हमें एक ही चीज़ समझ में आती है कि अगर आपके पास पैसे भी हैं पाकिस्तान में और आप मशहूर भी हैं, तो फिर भी आपको कोई नहीं बचा सकता। आपके लिंक्स होने चाहिए। इस मुल्क के अंदर अगर आपको कोई बंदा, अगर पुलिस ऑफिसर ने आपको नाके पे रोक लिया है और आपको नाजायज़ आपको तंग कर रहा है, तो मौके पे अगर आप किसी बंदे को, किसी बड़े अफ़सर को या किसी अपने किसी रिश्तेदार को, जो कि किसी बड़ी पोस्ट पे नहीं बैठा हुआ, किसी सियासतदान को अगर आप कॉल मिला के उससे फ़ोन पे बात नहीं करवा सकते, तो वो आपको छोड़ेंगे नहीं। अगर आपका कोई कॉन्टैक्ट नहीं है, बेशक आपके पास पैसे भी हैं, तो आपको कोई नहीं छोड़ सकता। ज़की भाई के पास शायद कॉन्टैक्ट्स नहीं थे, उस बंदे के पास पैसे होंगे, मगर उसके पास शायद कॉन्टैक्ट्स नहीं थे, जिसकी वजह से उसके साथ ये सारा कुछ हुआ। ये वो सवाल हैं जो कि इस केस से जन्म लेते हैं, जिनके बारे में सोचना पड़ेगा कि हम बहैसियत कौम, एक स्टेट, किस तरफ जा रहे हैं। पूरी दुनिया के अंदर पुलिस एग्ज़िस्ट करती है और पुलिस लोगों को बाइज़्ज़त तरीके से हैंडल करती है। पुलिस लोगों की इंटेग्रिटी, लोगों की डिग्निटी को बचा के उसको प्रोटेक्ट करके चलती है। क्योंकि जो अगर आप पुलिस ने आपको पकड़ लिया, इसका मतलब ये नहीं है कि आप मुजरिम बन गए। पुलिस इन्वेस्टिगेशन करेगी और हो सकता है उसके बाद पुलिस आपको छोड़ दे। मगर यहाँ पे चीज़ एग्ज़िस्ट नहीं करती और हमने बहैसियत मुआशरा भी इस तशद्दुद और इस खौफ के निज़ाम को हमने एक्सेप्ट कर लिया हुआ है। हमारे मुल्क के अंदर ये चीज़, हमारे मुआशरे के अंदर ये चीज़ आम हो चुकी है कि अगर कोई सहाफ़ी, कोई वकील या कोई सियासतदान अगर मशहूर होना चाहता है, तो वो पुलिस के डंडे खा ले। अगर वो पुलिस के डंडे खाएगा, अगर कोई बंदा जो है वो नाजायज़ तरीके से किसी केस में जेल में चला जाए कुछ माह के लिए या कुछ सालों के लिए, आपको पता है कि जो भी सियासतदान हमारे मुल्क में होता है, जब तक वो जेल नहीं जाता, कहते हैं वो सही सियासतदान नहीं बनता, उसको भी सियासत ही नहीं आती, क्योंकि उसने जेल में टाइम नहीं गुजारा। बेशक वो नाजायज़ तरीके से किसी गलत चार्जेस के ऊपर ही जेल में क्यों ना गया हो। तो हमने इस तशद्दुद के निज़ाम को, इस जबर के निज़ाम को नॉर्मलाइज़ कर लिया हुआ सोसाइटी के अंदर भी, कि नॉर्मल चीज़ है। अगर पुलिस इस तरीके से आपके साथ कर भी रही है, कोई मसला नहीं है। आप जद्दोजहद कर रहे हैं, आप स्ट्रगल कर रहे हैं अपनी ज़िंदगी के अंदर, तो स्ट्रगल के अंदर ये मसले आते हैं। बाकी दुनिया के अंदर भी लोग स्ट्रगल करते हैं, लोग इंसाफ के लिए आवाज़ भी उठाते हैं। महज़ब माशरे भी हैं, बहुत सारे इस्लामी ममालिक भी हैं, जहाँ पे लोग इंसाफ के लिए आवाज़ उठाते हैं, मगर उनके साथ ऐसे नहीं होता। ज़रूरी नहीं है कि अगर आपके साथ तशद्दुद ही होगा, तो ही आप हक़ के ऊपर हैं। अगर आप एक सोसाइटी के अंदर, एक जमहूरी माशरे के अंदर रह रहे हैं, जिस पे कानून है, जिस पे लॉ एंड ऑर्डर एग्ज़िस्ट करता है, तो लॉ को आपको हेल्प ही करेगा आपकी। एक वक़्फ़ा लेते हैं और वक़्फ़े के बाद हम ये डिस्कस करेंगे कि अगर इस तरह का रवैया पुलिस आपके साथ इख्तियार करती है या कोई और इंस्टीट्यूशन आपके साथ इख्तियार करता है, तो फिर आप उसमें कानूनी क्या रेमेडीज़ हैं और किस तरीके से आप उन पुलिस ऑफ़िसर्स को या उन पब्लिक सर्वेंट्स को कैफ़िर किरदार तक पहुँचा सकते हैं। वेलकम बैक टू द शो। नाज़रीन, आप देख रहे हैं प्रोग्राम लॉ एंड ऑर्डर विद हमाद सरवर। नाज़रीन, हम बात कर रहे थे पुलिस के रवैये की और किस तरीके से आप पुलिस के अगेंस्ट आप कंप्लेन लेके जा सकते हैं अगर आपके साथ या किसी भी बंदे के साथ कोई ऐसा सलूक करती है पुलिस ऑफिसर्स या FIA के अंदर या NCCIA अगर आपके साथ इस तरीके का सलूक करते हैं। तो एक चीज़ अपने जहन में रखें कि हमारे मुल्क के अंदर एक रवैया बन चुका है, एक रवाज बन गया है कि जब भी पुलिस या कोई और लॉ इन्फोर्समेंट एजेंसी जो है अगर कोई गलत काम करती है, कोई अनलॉफुल काम करती है, तो हम उसको बड़ा सेंसेशनलाइज कर देते हैं। उसके ऊपर हर बंदा बात करेगा, उसको उस चीज़ को लेके पुलिस के ऊपर या बाकी लॉ इन्फोर्समेंट एजेंसीज़ के ऊपर हर बंदा तनकीद करेगा। मगर जब यही लोग अच्छा काम करते हैं, जो कि करते हैं और ज़्यादा अच्छा काम करते हैं, ये उसके ऊपर कोई बात नहीं करता, उसके ऊपर कोई इनको शाबाशी नहीं देता। अब हमने ये देखा कि NCCIA ने जो ज़्यादती की, मुबैना ज़्यादती की डकी भाई के साथ और बाकी जो यूट्यूबर्स या व्लॉगर्स के साथ भी जो हो रहा है,
मगर आप ये भी देखें कि एनसीसीआईए के ही बहुत सारे एहलकार जो हैं उनको एफआईए ने इस वक्त गिरफ्तार भी किया हुआ है और उनके खिलाफ इन्वेस्टिगेशन भी चल रही है। करप्शन के चार्जेस हैं, जिस तरह मैंने जिक्र किया कि लोगों को तशद्दुद करके उनसे पैसे ले रहे थे, कॉल सेंटर से मंथली पैसे ले रहे थे। इवन ये डकी भाई के केस के अंदर भी जो एडिशनल डायरेक्टर्स और बाकी लोग जो इसके अंदर मुलविस थे, सरफराज चौधरी वगैरह, इन सबको एफआईए ने इस वक्त पकड़ा हुआ है। ये सारे एफआईए की ज़ेर हिरासत हैं और एफआईए जो है इनके ऊपर इन्वेस्टिगेशन कर रही है। तो यहाँ से हमें एक चीज़ समझ में आई कि सिस्टम जो है, सिस्टम बुरा नहीं है, कानून बुरा नहीं है, कानून नाफिज करने वाले इदारे बुरे नहीं हैं। कानून नाफिज करने वाले इदारों में हमारे अपने ही मुआशरे के लोग हैं। वहाँ पे जो लोग बैठे हुए हैं वो इस मुआशरे की रिफ्लेक्शन है। जिस तरह हमारी सोसाइटी के अंदर कुछ लोग बुरे हैं, इन इदारों के अंदर भी कुछ लोग ऐसे हैं जो कि बुरे हैं। कुछ काली भेड़ें इन इदारों के अंदर भी हैं। ये सिस्टम कुछ लोगों के लिए वो काम नहीं करता, कुछ लोगों के साथ ज़्यादती करता है, मगर ये सिस्टम कई दफ़ा काम करता भी है, बल्कि मेजॉरिटी ऑफ द केसेस में ये सिस्टम काम करता है। मगर जब वो काम करता है, इनका काम शायद लोगों को नज़र नहीं आता। जब इनके अंदर जो काली भेड़ें अगर कोई गलत काम करती हैं तो उसके ऊपर हर बंदा तनकीद करता है। हमने देखा कि जड़ांवाला के अंदर जो माइनॉरिटीज़ थी उनके साथ बड़ी ज़्यादती हुई, उनकी चर्च को आग लगा दी गई, उनके कुछ लोगों को, काफ़ी सारे लोगों को उनको नाहक कत्ल किया गया। उसको उस वाक़ये को लेके तो हर बंदे ने तनकीद की, हुकूमत के ऊपर भी तनकीद की, पुलिस के ऊपर भी तनकीद की। मगर आपको याद होगा कि 2021 के अंदर सियालकोट के अंदर एक श्रीलंकन जो शख्स जो कि मुलाज़मत के सिलसिले में पाकिस्तान में आया हुआ था, उसके ऊपर लोगों ने झूठा इल्ज़ाम लगा के उसको लोगों ने कत्ल कर दिया। उस केस के ऊपर इन्वेस्टिगेशन हुई और तकरीबन तकरीबन 90 के करीब लोगों को उनके ख़िलाफ़ इन्वेस्टिगेशन हुई, पुलिस ने की, उनकी प्रोसिक्यूशन हुई, चालान जमा हुए और उन लोगों को सज़ाएँ दिलवाई गईं। ये काम भी पुलिस ने किया, ये काम भी हमारी प्रोसिक्यूशन डिपार्टमेंट ने की, ये काम भी हमारी अदालतों ने किया। मगर ये वो चीज़ें हैं जिसके ऊपर शायद लोगों की इतनी नज़र नहीं होती और लोग इस चीज़ को इतना एक्सेप्ट नहीं करते या अप्रिशिएट नहीं करते। सो अगर किसी बंदे के साथ इस तरीके का पुलिस रवैया रखती है, अगर किसी बंदे को पुलिस की हिरासत में टॉर्चर किया जाता है, तो आपने उस चीज़ को छोड़ना नहीं है। हम जब तक कानून के निफाज के लिए ख़ुद स्ट्रगल नहीं करेंगे, हमारी सिविल सोसाइटी जब तक हम एक दूसरे का साथ नहीं देंगे कि लॉ को सही तरीके से इम्प्लीमेंट किया जाए, तब तक लॉ की इम्प्लीमेंटेशन जो है उसको कोई गारंटी नहीं कर सकता। कानून की ये सही निफाज जो है, ये इन्फोर्समेंट जो लॉ इन्फोर्समेंट, ये ज़िम्मेदारी सिर्फ पुलिस ऑफिसर्स के ऊपर नहीं है, ये सिर्फ एफआईए के ऊपर या एनसीसीआईए के ऊपर नहीं है, ये ज़िम्मेदारी हर शहरी के ऊपर है। अगर आप सिर्फ इनके बुरे कामों पे तनकीद ही कर सकते हैं तो उससे बेहतर है कि आप खामोश रहें, क्योंकि बेहतर लोग वो हैं, बल्कि बेहतरीन लोग वो हैं जो कि इस तनकीद के साथ साथ उसके ऊपर कोई प्रैक्टिकल एक्शन भी लेते हैं या दूसरों की हेल्प भी करते हैं। तो अगर इस तरीके का कोई भी वाक़या किसी बंदे के साथ पेश आता है, बेशक छोटा वाक़या हो या बेशक कोई बड़ा वाक़या हो, जब तक आप उस केस को आखिरी मरहले तक उसको परसू नहीं करेंगे, तब तक आपकी कंप्लेंट्स करना, आपकी तनकीद करना, इसका कोई फ़ायदा नहीं है, बेमकसद है। क्योंकि जब तक आप उस चीज़ के ख़िलाफ़ बाकायदा लीगल एक्शन नहीं लेंगे, तो आप कोई रिफ़ॉर्म नहीं कर रहे। हर इदारे के अंदर अच्छे लोग हैं, बहुत ज़्यादा अच्छे लोग हैं, बड़े-बड़े पढ़े लिखे लोग हैं। उनके पास केस लेके जाना और उनके थ्रू इस चीज़ को हल कराना बहुत ज़रूरी है और ये होता भी है। सो टॉर्चर के हवाले से जिस तरह मैंने बताया कि एफआईए जो है वो इसकी इन्वेस्टिगेटिव एजेंसी है, प्रोसिक्यूशन भी एफआईए करती है और एफआईए में आप कंप्लेन लेके जा सकते हैं अगर किसी बंदे के साथ कोई भी बदसलूकी की गई है पुलिस की हिरासत के अंदर। अगर कोई बंदा रिमांड में है तो उसके साथ अगर पुलिस जो है वो बदसलूकी कर रही है, उसको टॉर्चर कर रही है ज़ेर हिरासत, तो आप उसकी एप्लीकेशन जो है वो कोर्ट के अंदर भी दे सकते हैं उस केस के अंदर कि जी इस बंदे के साथ, हमारे इस बंदे के साथ ये काम पुलिस कर रही है। एसएचओ को या थाने के अंदर एप्लीकेशन देना जो है वो ज़रूरी नहीं है, आप इसकी एप्लीकेशन एफआईए को दें वो बेहतर है। मगर अगर आपने पुलिस में भी एप्लीकेशन दे दी है तो ये पुलिस ऑफिसर की उस
थाने के एसएचओ की ज़िम्मेदारी है कि वो उस एप्लीकेशन को फॉरवर्ड करे एफआईए को। एफआईए के अंदर जब ये केस जाता है तो फिर एफआईए इसकी इन्वेस्टिगेशन करेगी। आप उस चीज़ को परस्यू करें। अगर आपका केस वहाँ पे आपको लग रहा है कि आपका केस जो है वो स्लो चल रहा है, तो उस केस को मज़ीद तेज़ करने के लिए, उसको बढ़ाने के लिए आप मज़ीद उसको उसपे फ़ोर्स करें, उसको प्रेशराइज़ करें। जो उनके डायरेक्टर्स हैं, जो ब डीजी है, आप डीजी तक जाएँ। ये लोग भी एक्सेसिबल होते हैं। आप इनके ऑफ़िसेज़ में जाएँ और इनको जाके अपना केस समझाएँ कि जी इस तरीके से हमारे साथ ज़्यादती की गई है, पुलिस ने हमारे साथ ज़्यादती की है। आप उस केस को परस्यू करें। वहाँ बहुत सारे अच्छे अफ़सरान आपको मिलेंगे जो कि आपकी हेल्प भी करेंगे और इस केस को मंतकी अंजाम तक भी पहुँचाएँगे। इसके अलावा जो इससे रिलेटेड जो भी आपके पास एविडेंस मौजूद है, अगर आपके पास कोई मेडिकल एविडेंस है, उसको आप सिक्योर करें। कोशिश करें कि जैसे ही आप अगर इस तरह का कोई वाक़या होता है किसी के साथ पुलिस की हिरासत में, तो आप फ़ौरन उसके ऊपर कार्रवाई करें ताकि मेडिकल एविडेंस इकट्ठा किया जा सके और फिर उस मेडिकल एविडेंस की बुनियाद पे जो है ये केस इसको मज़ीद परस्यू किया जाएगा। सो इसके अंदर जो आपका एविडेंस है, जो भी आपका एविडेंस आपके पास मौजूद है, टॉर्चर का, तशद्दुद का, जो भी आपके पास एविडेंस है, उसको आप अपने पास रखें। फिर एक बड़ी इम्पॉर्टेंट चीज़, अगर कोई पुलिस ऑफ़िसर जो है या अगर कोई बंदा आपसे रिश्वत लेता है, अगर आप किसी नाके पे हैं, अगर पुलिस ने वहाँ से आपसे रिश्वत ली है या अगर ज़ेरे हिरासत आपकी इन्वेस्टिगेशन चल रही है किसी केस के अंदर और वहाँ पे पुलिस ऑफ़िसर आपसे रिश्वत लेता है, तो उस चीज़ को भी आपने जाने नहीं देना। बेशक वो पैसे थोड़े हों या ज़्यादा हों, जब तक आप सिस्टम का इस्तेमाल करके उसकी मिसाल कायम नहीं करेंगे, उस बंदे को या उस पुलिस ऑफ़िसर को मिसाल नहीं बनाएँगे बाकी लोगों के लिए, तब तक हमारी जान इन चीज़ों से और इन बीमारियों से नहीं छूट सकती। तो अगर आपके साथ कोई इस तरह का वाक़या पेश आता है, तो आप उसका भी प्रॉपर एविडेंस जो आप रिकॉर्ड कर सकते हैं या आपके पास एविडेंस है वो रखें। एंटी करप्शन एस्टेब्लिशमेंट है, इसके अंदर आप केस ले एंटी करप्शन पंजाब, इसके अंदर आप केस लेके जाएँ उनका और उसके अंदर प्रॉपर कार्रवाई होती है। वो पुलिस ऑफ़िसर को उसको आप मुअत्तल भी करा सकते हैं उसको आप मुअत्तल कराएँगे। उसके बाद उससे वो जो जितने भी आपने उसको रिश्वत दी होगी, उसकी रिकवरी होगी। इसका केस जो है ये आप पुलिस के अंदर कंप्लेंट भी कर सकते हैं। अगर आपको लगता है कि जी एसएचओ जो है वो मेरी बात नहीं सुनेगा, तो उससे बड़ा जो ऑफ़िसर है, आप उसके पास जाएँ। आप उसको जाके ये बताएँ कि जनाब मेरे साथ ये ज़्यादती हुई है और कंप्लेन लेके जाएँ, अपना पूरा पूरा एविडेंस रखें। अभी तो आईजी पंजाब साहब जो पंजाब के हैं, उनकी एक हेल्पलाइन भी है जिसके अंदर आप काफ़ी सारी कंप्लेंट्स कर सकते हैं। जो भी पुलिस का मिसकॉन्डक्ट, पुलिस के अगर आपके साथ पुलिस किसी नाके पे अगर आपके साथ ज़्यादती हुई है, तो उसकी भी आप कंप्लेन कर सकते हैं। आप उसकी एफआईआर भी करवा सकते हैं। आप एंटी करप्शन में भी जा सकते हैं कि ये पुलिस ऑफ़िसर जो है करप्ट है और वो फिर एंटी करप्शन वाले उसके ऊपर कार्रवाई करते हैं। अब आपके ज़हन में सवाल आएगा कि जनाब जब पुलिस करप्शन करने वाले ही पुलिस ऑफ़िसर हैं, तो क्या पुलिस के खिलाफ जाएगी? बिल्कुल जाएँगे वो। अगर आप इस केस को परस्यू करेंगे सही कानूनी तरीके से, तो बिल्कुल उस ऑफ़िसर के अगेंस्ट जाएँगे और आपको इंसाफ़ दिलवा के देंगे। और ये इंसाफ़ याद रखिएगा कि ये इंसाफ़ आपने सिर्फ़ अपने लिए नहीं लेना। हो सकता है कोई पुलिस ऑफ़िसर आपसे ₹1000 ले ले और आजकल तो आपको पता है कि पुलिस जो है, ट्रैफ़िक पुलिस और भी जो डिस्ट्रिक्ट पुलिस है, पुलिस वार्डन्स वो काफ़ी ज़्यादा लोगों को रोक रहे हैं और लोगों को बिला वजह तंग कर रहे हैं। तो अगर आपको कोई इस तरह पुलिस ऑफ़िसर तंग कर रहा है, तो आपने उसकी उसके प्रेशर में आके उसको पैसे नहीं देने। या अगर आपने मजबूरन अपनी जान छुड़ाने के लिए आप फैमिली के साथ थे, आपने उसको पैसे दे भी दिए, तो आपने उस चीज़ को ऐसे जाने नहीं देना। जब तक आप उस सिस्टम का इस्तेमाल करके उसके ऊपर कोई एक्शन नहीं लेंगे, तब तक आप इस चीज़ को ख़त्म नहीं कर सकते। मैं जानता हूँ कि ये एक्शन लेना टाइम कंज्यूमिंग है, इसमें वक़्त लगेगा, हो सकता है आपके पैसे भी लगें, आपको कोई वकील हायर करना पड़े, मगर ये चीज़ें ज़रूरी हैं। हम सारा दिन बैठ के तनकीद तो करते हैं अपने सिस्टम के ऊपर, हम ये तो कहते हैं कि जनाब पाकिस्तान में ये हो गया, पाकिस्तान में वो हो गया, पाकिस्तान में पुलिस रिश्वत लेती है, पाकिस्तान में इदारे काम नहीं करते, मगर आपको ये देखना पड़ेगा कि इदारों के अंदर बहुत सारे अच्छे लोग भी हैं। जिस तरह डगी भाई को बिग ब्रदर मिल गए थे, हो सकता है आपको भी किसी इदारे के अंदर बिग ब्रदर मिल जाए जो कि आपकी हेल्प करे बहुत ज़्यादा और ऐसे बिग ब्रदर्स हमारे इदारों के अंदर मौजूद हैं और वो आपकी हेल्प करेंगे। सो जब तक आप इन केसेस को मंतकी अंजाम तक नहीं पहुँचाएँगे, जब तक आप इसको प्रॉपर इस पे टाइम इन्वेस्ट नहीं करेंगे, पैसा अपना इन्वेस्ट नहीं करेंगे, तब तक ये चीज़ ख़त्म नहीं हो सकती। और वक़्त के साथ-साथ चीज़ों के अंदर चेंजेज़ आ रही हैं, बहुत सारी चीज़ों के
मैकेनिज़्म स्ट्रीमलाइन होना शुरू हो चुके हैं। ये एनसीसीआईए के जिस तरह मैंने ज़िक्र किया, एनसीसीआई काफ़ी सारे जो एडिशनल डायरेक्टर्स हैं और बाकी जो इनके इन्वेस्टिगेशन ऑफिसर्स थे, उनको एनसीसीआईए ने एफआईए ने उनको गिरफ़्तार किया हुआ है क्योंकि वो करप्शन कर रहे थे। तो ये वाले केसेस जो हैं ये हमारे लिए एक प्रेसिडेंट भी हैं, हमारे लिए एक मिसाल भी हैं कि जब सिस्टम काम करता है तो सिस्टम बहुत अच्छा काम भी करता है। मगर ये ज़िम्मेदारी हर शहरी के ऊपर है, हर शहरी के कंधे पे ये ज़िम्मेदारी आती है कि वो सिस्टम को काम करने के लिए मेहनत करे, उसकी तगदो करे। सो अपना ख़्याल रखें जी। ये था हमारा आज का प्रोग्राम जिसके अंदर हमने डिस्कस किया कस्टोडियल टॉर्चर को और हमने डिस्कस किया डकी भाई के केस को और उससे मुंसलिक कानूनी और लीगल इश्यूज़ को। आइंदा के प्रोग्राम के लिए वेट करें जिसके अंदर मज़ीद लीगल इश्यूज़ को डिस्कस करेंगे और करंट इश्यूज़ को डिस्कस करेंगे। अपने मेज़बान हमाद सरवर को इजाज़त दें। थैंक यू सो मच।